गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चल रहा था आर्टिकल नंबर 4, डायमेंशंस। हमने लास्ट पढ़ लिया था, 15th क्वांटिटी पढ़ ली थी डायमेंशंस में, इम्पल्स। अब आगे शुरू करते हैं 16th नंबर की क्वांटिटी से। तो 16 नंबर पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा। Angular displacement is same as that of एंगल। जो यूनिट एंगल की होती है, जो डायमेंशन एंगल की होती है, वही किसकी होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे एंगल, तो इसकी यूनिट हो गई आपकी रेडियन, और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा इसका m0 l0 t0। 17th एंगुलर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी, ऊपर एंगल की यूनिट रेडियन, नीचे टाइम की यूनिट सेकंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका, ऊपर एंगल की यूनिट और डायमेंशन, और नीचे टाइम की डायमेंशन। तो ये हो गया आपका, ये सब 1 हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया t की पावर -1। 18th फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है बेटा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, या कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है ये होगी बेटा, इसको या तो हम कह सकते हैं साइकिल्स पर सेकेंड या रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, और इसका नाम एक दिया है हर्ज। वहीं डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो नंबर्स की कोई भी, नोट करके रखना, किसी भी नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। नीचे टाइम दिया गया है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी t की पावर -1। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी इनकी डायमेंशंस सेम होती हैं। देखो, t की पावर -1, t की पावर -1 हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है। 19 एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या है? रेडियन
पर सेकेंड और अपॉन सेकेंड, तो ये आपका बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ऊपर रेडियन है, एंगल है, एंगल की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, m0 l0 t0, और टाइम की t की पावर 2, ये t की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा t की पावर -2। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से, या फिर कहीं कहीं इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। एंगुलर मोमेंटम होता है मास, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, MVR। ये जैसे हम रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि एक्चुअल में ये कौन सी डिस्टेंस है R। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस की मीटर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। CGS यूनिट अगर हम इसकी लिखेंगे तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और टाइम तो सेम ही रहता है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो गया, आप यूनिट देख के भी कर सकते हो कुछ कुछ। मास m, लेंथ L2, ये सेकंड mL2 t-1। ठीक, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। एक क्वांटिटी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज इक्वल टू होता है मास इंटू सम डिस्टेंस स्क्वायर। कोई डिस्टेंस होती है, वही रोटेशन में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है। तो SI यूनिट इसकी हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर, CGS यूनिट इसकी हो गई ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो गया mL2। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट H। प्लैंक्स कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताती है। आपने फॉर्मूला सुना हुआ E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर E है एनर्जी, ये न्यू इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू बोलते हैं सिंबल को, और ये H हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन न्यू। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी एनर्जी की यूनिट जूल, फ्रीक्वेंसी की होती है सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा जूल सेकंड, ऊपर चला जाएगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बन जाएगा जूल, यानी कि एनर्जी, एनर्जी का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला mL2 t-2, और सेकंड का टाइम t। तो ये जिनके बेस सेम, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -2 + 1 क्या रह जाएगा, -1 mL2 t-1। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना बेटा कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती हैं। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला देखो आप, एंगुलर मोमेंटम का mL2 t-1 है, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी mL2 t-1 है। तो इसी को बेस बनाकर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि प्लैंक्स कांस्टेंट और
एंगुलर मोमेंटम डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। ठीक है। 23 मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको एक नाम दिया गया क्वांटिटी को टॉर्क, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ, इस सिंबल को बोलते हैं हम टाउ। ठीक है। ये जो टाउ होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब इसका फॉर्मूला देखिए आप, जैसे आपने फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा था, है ना। तो जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में होता है, ये जो हम मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, ये रोटेशनल मोशन में पढ़ा जाता है, रोटेशन में। तो जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में होता है, वही काम मोमेंट ऑफ फोर्स का एंगुलर मोशन में, रोटेशन में होता है। तो फोर्स की जगह टाउ, मास का जो काम लीनियर मोशन में है, उसी से मिलता जुलता मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम रोटेशन में होता है। लीनियर मोशन में आपका एक्सेलरेशन होता है और रोटेशनल मोशन में आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपका फॉर्मूला बन गया टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। तो एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है। एल्फा की सेकेंड -2, अल्फा की क्या हो गई, सेकेंड -2। डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2। ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी मीटर, या फिर आप किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 इंटू डिस्टेंस का मीटर, ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा ml2t-2। किसके जैसा, सेम एज वर्क या फिर एनर्जी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V, ये होता है V इज वर्क अपॉन मास। वर्क की यूनिट जूल, मास की किलोग्राम। अब सीजीएस सिस्टम में मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोगों को पता है कि जूल को अर्ग लिख सकते हो, किलोग्राम को ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब डायमेंशनल फॉर्मूला ही लिखूंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का ml2t-2 अपॉन मास का m, ये हो गया L2t-2। ठीक। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड I इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। तो इसकी यूनिट हो गई, ऊपर फोर्स की यूनिट न्यूटन, नीचे मास की किलोग्राम। डायमेंशनल फार्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ml2 अपॉन मास की m से m कैंसिल, Lt-2। तो आप देखोगे कि ये Lt-2 कहीं ना कहीं तो आपने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा है। तो अगर आपको याद आए तो आपको याद आएगा कि इसका डायमेंशनल फार्मूला किसके जैसा है, एक्सेलरेशन के जैसा। ठीक है। 26
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से आपने एक नाम सुना होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं ये हर जगह सेम होते हैं, हर कंडीशन में सेम होते हैं, हर टाइम सेम होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय कोई बदलाव नहीं आता। तो आपने न्यूटन का एक फॉर्मूला सुना होगा, F = G m1m2/r², जहाँ पर आपको पता होगा कि F ग्रेविटेशनल फोर्स है, m1 m2 बॉडीज़ के मास है, r उनके बीच की डिस्टेंस है, और g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब हर दो बॉडी जिनके अंदर मास है वो अपने आप को किसी फोर्स की सहायता से एक दूसरे की ओर खींचती हैं। उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये उसी का फॉर्मूला है। तो हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स बतानी है, इसकी डायमेंशन बतानी है। तो आइए देखते हैं। अब जी इधर है तो जी को एक तरफ ले लो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, ये बन गया। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन। आर क्या है, जैसे ये m1 मास की पार्टिकल है, एक m2 मास का पार्टिकल है, इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो r का स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। और डायमेंशनल फार्मूला इसका हो गया न्यूटन मींस फोर्स, फोर्स का हम सब जानते हैं mL/T-2, मीटर लेंथ, लेंथ का L2, नीचे किलोग्राम यानी कि मास का स्क्वायर। एक मास से ये मास कैंसिल, ये वाला मास ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1, एक L और 2L जिनके बेस सेम होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर जिसकी 1 हो गई, इसकी 2 है, तो ये 3 हो गई, m-1 L³ T-2। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो जी की वैल्यू होती है ना वो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, ये ध्यान रखना। तो ये जो कैपिटल जी है इसकी यूनिट्स और डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 27, आपने सुना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू आपने सुनी होगी, G = 10, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक सिंपल एक्सेलरेशन है बेटा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी यूनिट जैसी एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला जैसा एक्सेलरेशन का होता है ये सेम चीज़ है, ये भी एक्सेलरेशन ही है प्रॉपर। ठीक है, L/T-2। तो कभी भी आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है। 28, स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर में भी होता है और स्ट्रेस में भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, सेम नहीं है। इनके फॉर्मूले भी देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन जब हम आगे चल के थोड़ा सा पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि प्रेशर एक अलग चीज़ है, स्ट्रेस एक अलग चीज़ है। वो एक अलग बात है कि उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है और फॉर्मूला भी देखने में सेम लग रहा है, ये बाद की डिस्कशन का विषय है। तो अभी हमें स्ट्रेस में क्या चाहिए, सिर्फ इसकी यूनिट। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम एज प्रेशर, जैसा प्रेशर का था, है ना। कोई भी यूनिट और डायमेंशन सेम होने से क्वांटिटी सेम नहीं हो जाती। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी यूनिट्स और डायमेंशन सेम होती हैं, लेकिन वो सेम क्वांटिटीज़ नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। डायमेंशनल फार्मूला जो प्रेशर का था वही इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ऊपर फोर्स का हो गया mL/T-2, एरिया का हो गया L2,
एल से एक एल यहाँ कैंसिल, ये वाला एल ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक, नेक्स्ट 28 29 स्ट्रेन। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई एक तार है, उस तार की ओरिजिनल लेंथ है L, और आपने उस तार को खींचकर उसकी लेंथ में इतना चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप स्ट्रेन का मतलब होता है बेसिकली चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल। ठीक है ना, स्ट्रेस दो तीन तरह की होती है, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसको ऐसे ही समझ लिए। तो स्ट्रेन अगर मैं निकालूं तो इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आप ध्यान दोगे बेटा, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ऊपर भी लेंथ मीटर नीचे भी लेंथ मीटर, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो ये इसकी यूनिट क्या हो गई, ये क्वांटिटी हो गई यूनिटलेस। डायमेंशनल फार्मूला, ऊपर भी लेंथ थी नीचे भी लेंथ है, दोनों कट के m0 l0 t0। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। अगर हम किसी भी बॉडी को खींचें, दबाएं या मरोड़ें तो बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। आप किसी भी बॉडी की लंबाई में चेंज करोगे, उसकी शेप में चेंज करोगे या उसकी साइज़ में चेंज करोगे तो बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा इलास्टिसिटी। इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। ये जो इलास्टिसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, यूनिट ऑफ स्ट्रेस अपॉन यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की कोई यूनिट है ही नहीं, तो इलास्टिसिटी की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही प्रेशर की जैसी, वही स्ट्रेस की जैसी। तो डायमेंशनल फार्मूला भी जाहिर सी बात है सेम ही आएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, अब आप थोड़ा थोड़ा आगे जब चल के देखोगे तो ये जो इलास्टिसिटी होती है तीन तरह की होती है। पहली होती है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी बॉडी की लेंथ में चेंज करें और बॉडी में लेंथ में होने वाली चेंज का अपोज करें तो उस वाली इलास्टिसिटी को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरी होती है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो b या फिर k का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं तो बॉडी अपने वॉल्यूम में होने वाले चेंज का अपोज कर रही है, तो इस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड इज shear मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी
अगर हम किसी बॉडी की शेप में चेंज करें और बॉडी अपनी शेप में होने वाले चेंज का अपोज करे तो उस वाली इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं हम ईटा। अब कोई भी इलास्टिसिटी हो, सबकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml-1 t-2। ठीक है बच्चों, कितनी क्वांटिटीज होगी? 30। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही। अब इसके आगे की क्वांटिटीज़ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।